हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और इसके 10 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी लग चुके हैं. सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग द 11th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर and this will be the last lecture of this chapter. In today's lecture we are going to discuss about some effects or applications of redox reactions in our everyday life. बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ी थी. ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हुआ करता है, उनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, हमने आपको उसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट तक बात समझा दी थी. उम्मीद है अब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे. अब बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है जहां से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं. वो है एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस या इफेक्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ऑन एवरीडे लाइफ. ठीक है, तो मैं यहां पर एक हेडिंग बना ले रहा हूं, इफेक्ट्स ऑफ redox reactions, effects of redox reactions in everyday life. ठीक है, अब कौन कौन से बच्चों इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शंस के दिखाई पड़ते हैं? मेनली हमें ये 2 इफेक्ट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है. पहला इफेक्ट है कोरोजन और दूसरा इफेक्ट है रेंसिडिटी. ठीक है, पहला इफेक्ट क्या है बच्चों? कोरोजन. और दूसरा इफेक्ट है रेंसिडिटी. अब इसमें से जो कोरोजन वाला इफेक्ट है ये हमें एक बार और पढ़ने का मौका मिलेगा 3rd चैप्टर में, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं. यहाँ पर आप जितना समझ पा रहे हैं कोरोजन को, बहुत अच्छी बात है, अभी मैं समझाऊंगा. ठीक है, अगर बाई चांस नहीं भी समझ में आ रहा है आपके या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप 3rd चैप्टर में आके फिर से इसको पढ़ेंगे तो वहां पर आपका ये 100% में 200% आपको समझ में जरूर आएगा. और रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेंसिडिटी पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है. और रेंसिडिटी है भी बहुत छोटा सा टॉपिक और 100% आपको ये समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है. ठीक है, तो पहले बात शुरू करते हैं कोरोजन से. ठीक है, चलिए कोरोजन क्या होता है देखते हैं. कोरोजन, अगर मैं कोरोजन को डिफाइन करूं, ठीक है, तो एक डेफिनेशन मैं कोरोजन की यहां पे लिख रहा हूं, आप जरा उस पर ध्यान दें और फिर उसको मैं समझाऊंगा कि उसका मतलब क्या है. देखिए, द प्रोसेस ऑफ slowly eating up, the process of slowly eating up of metals due to the action of atmospheric gases like oxygen, CO2, H2S, etc., comma water vapor etc., या यहां पर ना लगाएं etc., वाटर वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल्स. ठीक है, ये हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन बन जाती है. द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक O2, CO2, H2S, etc. एंड वाटर वेपर, यहां पर मैं एंड लगा दे रहा हूं, एंड वाटर वेपर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई मेटल का पीस है. ठीक है, कोई भी मेटल है, तो मैं एक जनरल आपको सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूं. और ये इस मेटल का सरफेस है. अब अगर इस सरफेस पर, ठीक है, इस सरफेस पर मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर, ठीक है, इसका क्या हो जाए? अटैक हो जाए. मॉइस्चर इसके सरफेस पर अटैक करे, मॉइस्चर से इसके सरफेस की रिएक्शन हो, प्लस इनमें से कोई गैस यानी ऑक्सीजन या CO2 या H2S, वो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग गैसेस जो है काम करती हैं. तो इससे क्या होगा? इस मेटल का सरफेस धीरे 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 डिके होने लगता है. ठीक है,
वो गलने लगता है, अगर नॉर्मल भाषा में बोलें तो गलने लगता है, और इससे उस मेटल की जो स्ट्रेंथ है और उस मेटल की जो शाइन है वो बिल्कुल खराब होने लगती है धीरे धीरे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। समझ में आ रही बच्चों? अब इससे होता क्या है बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन होती है इसमें, हम लोग इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं कि अगर इस सरफेस पर ऑक्साइड का अटैक होता है, सॉरी O2 का अटैक होता है, तो ये मेटल जो है अपने मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। अगर CO2 का अटैक होता है तो ये कार्बोनेट में चेंज हो जाती है, और H2S का अटैक होता है तो सल्फाइड में चेंज हो जाती है, और सबका एक डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है बच्चों। अब हम एक एक करके सबकी बात करते हैं। देखो सबसे सिंपल, इसको तो आप नोट कर लेना। अब जो सबसे सिंपल एग्जांपल है कोरोजन का वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। जरा ध्यान से देखना, इसको तो मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसका। पहला एग्जांपल है जो सबसे सिंपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर बच्चों आपने जंग लगते हुए देखा होगा, जब कोई भी न्यू पीस होता है आयरन का या कोई भी नया आर्टिकल होता है आयरन का, तो वो हल्का ग्रे कलर का होता है और उसमें एक ठीक ठाक सी शाइन होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक सी एक शाइन होती है। लेकिन जब उसको ऐसी बारिश में पड़ा रहने देते हैं या मान लो ऐसी खुले एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, मॉइस्चर है वहां पर और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती ही है, तो ऑक्सीजन गैस और मॉइस्चर का अटैक उस मेटल के सरफेस पर होता है, आयरन के सरफेस पर होता है, और आयरन जो है जो अपने सरफेस पे मौजूद था उस ऑब्जेक्ट के, वो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, या हम कह लें कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आयरन का ऑक्सीडेशन होने से वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो ऑक्साइड होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। वही आपको जंग के रूप में या रस्ट के रूप में उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाई पड़ता है। ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में कई बार इसकी रिएक्शन पूछी जाती है रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो देखिए इसकी रिएक्शन क्या है, फटाफट आप नोट कर लें। पहली चीज तो इसमें क्या है, आयरन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आयरन लिखा मैंने, प्लस क्या चाहिए इसमें, O2 चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें थोड़ा इधर से लिखता हूं वरना जगह कम पड़ेगी उधर। Fe ये सॉलिड था, इधर O2 मैंने लिखा, ऑक्सीजन ये कहां से मिलेगी, हमें एटमॉस्फेयर से मिलेगी। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन से रस्टिंग नहीं हो सकती, सिर्फ ऑक्सीजन से रस्टिंग नहीं होगी बच्चों, जब तक हमें मॉइस्चर नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, H2O, मॉइस्चर का मतलब वाटर वेपर, और मैंने कहा था वाटर चाहे वेपर की फॉर्म में हो, चाहे आइस की फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड हो, हमेशा फॉर्मूला उसका क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। तो ये H2O हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखना, इन तीनों ये जो दो चीजें मैंने लिखी है ये हमें मिलती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, एज मॉइस्ट एयर, ये हमें भले ही में पानी दिखाई ना पड़ रहा हो, लेकिन अगर हवा में नमी है, मॉइस्ट एयर है, तो भी हमें ये दोनों चीजें मिलेंगी। देखो मॉइस्ट एयर का मतलब क्या, O2 तो उसमें होगी, और मॉइस्चर अगर होगा तो उसमें यानी कि H2O भी होगा, तो हमारा देखिए ये पूरा जो है सिस्टम बन जाएगा O2 और H2O का। अब जब इससे रिएक्शन हो जाएगी तो आयरन अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, जिसका फॉर्मूला होगा Fe2O3, Fe2O3। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो बच्चों क्या हो गया, ये तो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनके आगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं, तो ये वैसा ही है, Fe2O3 डॉट, यहाँ पर H2O भी लगा रहता है। ठीक है, H2O भी लगा रहता है, इसलिए हम इसका पूरा नाम क्या लिखते हैं, हाइड्रेटेड। हमने आपको पहले ही बताया था, जिनमें इस टाइप से डॉट लगा के H2O लिखा हो वो हाइड्रेटेड होते हैं, और उनका नेम लेने से पहले हम लोग ये वर्ड बोलते हैं। अब इसका नाम हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है इसी को हम रस्ट बोलते हैं, और ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्राउन कलर। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो O2 लिखा हुआ है, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें, बात एक बार बैलेंसिंग की करें, तो देखो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको देखो, बड़ा फॉर्मूला ये, तो 3O2 है। अब 3O2 यहाँ पर आपको बनाने हैं, ठीक, सॉरी 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे बनाने हैं। इसको छोड़ दो, H2O छोड़ दो अभी। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। 3 ऑक्सीजन यहाँ बनाने के लिए हम यहाँ पर 3/2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा था फ्रैक्शन का भी मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये जस्ट नंबर ऑफ मोल्स है। अगर आप इसको मॉलिक्यूल मानेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आधा मॉलिक्यूल हम कहां से लाएंगे, मॉलिक्यूल तो टूटता नहीं है ना।
तो ये मॉलिक्यूल नहीं बच्चों, ये यहाँ पर जो नंबर रिप्रेजेंट करी जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये मोल्स को रिप्रेजेंट करती है और मोल्स का नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसका आप चाहे हाफ कर लो इस नंबर का, चाहे इसका 3/2 ले लो, कोई ना कोई तो नंबर निकल कर आएगी ना, उतने ही नंबर में वो तो हमने लिया यहाँ पर, तो कौन कंफ्यूज नहीं होना है। आयरन 2 है तो हमने 2 आयरन यहाँ पर भी ले लिए। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो रही है, देखो 2 आयरन यहाँ पर भी है, O2 देख लीजिए 2 इंटू 3/2 कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर भी 3 और H2O तो पूरा का पूरा ऐसा लिखा ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी भी रिएक्शन करके आ जाते हैं तो भी ये थोड़ी सी गलत मानी जाएगी। अब ये प्रॉपर नहीं है, वो इसलिए नहीं है बच्चों, हमने ये जो चीज लिखी थी O2 प्लस H2O, ये जो H2O है ये कोई लिक्विड नहीं है, पानी डाल नहीं रहे उसके ऊपर 2-4 लीटर जो हमें क्वांटिटी पता हो उसकी। ये जो H2O है ये किसकी फॉर्म में है, मॉइस्चर की फॉर्म में है, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब आपको खुद ही पता होगा कि वाटर में जो मॉइस्चर की अमाउंट है, सॉरी एयर में जो मॉइस्चर की अमाउंट है या वाटर वेपर की अमाउंट है, ये कोई फिक्स थोड़ी ना रहती है। कभी कभी एयर बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है, कभी उतनी मॉइस्ट नहीं होती, यानी कभी वाटर वेपर कम प्रेजेंट होता है एयर में, कभी ज्यादा होता है, तो इसलिए इसकी अमाउंट वेरिएबल है। वेरिएबल अमाउंट दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक्स लगा देते हैं, एक्स मोल्स, ठीक है। इस एक्स की कोई वैल्यू नहीं रख सकते, हमें नहीं पता कि एयर में किस समय कितनी मॉइस्चर होगी, और इसी वजह से यहाँ पर हम एक्स लगाएंगे। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 2Fe 3/2O2 प्लस XH2O गिव्स Fe2O3 डॉट XH2O। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की। क्लियर है? चलिए इसके बाद ये तो पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं कोरोजन ऑफ कॉपर मेटल का, ठीक है। कॉपर मेटल सबने देखा होगा, जिसको तांबा बोलते हैं आप, आपके घर में ये कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कॉपर के, जैसे आपके पूजा घर में जो छोटा सा एक ऑब्जेक्ट पानी भरने के लिए रखा रहता है, लोटा या जो भी है उसको बोलते हैं आप, वो कॉपर का होगा। बहुत से लोग एक जग रखते हैं अपने घर पे कॉपर का, जिसमें रात को पानी भर के सुबह पीते हैं ना, तो थोड़ा सा वो डिटॉक्सिफाई करता है वो पानी हमारी बॉडी के, ठीक है, फ्लूइड्स को। अच्छा रहता है कॉपर के वेसल्स में पानी वगैरह को पीना, ठीक है। इसलिए क्या होता था बच्चों, आपने देखा होगा, शायद कुछ बच्चों ने देखा हो कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे बस में यात्रा कर रहे हैं, किसी नदी के पुल के ऊपर से उनकी बस निकली तो सिक्के फेंक देते हैं नदी में, है ना। तो वहां पर क्या है, वो लोग कहते हैं कि ये नदी क्या है, देवी देवता के रूप में उसको मानते हैं, तो हमने चढ़ा दिए पैसे। एक्चुअल में इसका बच्चों एक साइंटिफिक रीजन होता है। अब तो हमारे पास जो सिक्के चलते हैं वो, ठीक है, वो एलॉयज वगैरह के बने होते हैं, स्टील वगैरह के बने होते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में जब ये प्रथा स्टार्ट करी गई होगी, उस समय कॉपर के जो है वो सिक्के चला करते थे, और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा से ही बच्चों साइंटिफिक अप्रोच वाले रहे हैं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए वो किसी ना किसी साइंटिफिक चीज को किसी धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ देते थे, ताकि लोग उसको आसानी से मान लें। होता क्या था, उन्होंने कॉपर के जो सिक्के चलते थे उसको पानी में डालने के लिए, नदियों में डालने के लिए इसीलिए बोला था कि वो नदियों का पानी जो है साफ बना रहे, ठीक है, वो डिटॉक्सिफाई होता रहे। लोग उसको कैसे करेंगे, तो इसलिए उसको थोड़ा सा धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ दिया गया, ताकि लोग उसको मान लें। हम उसको आज भी उसी वे में मानते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन यही था कि उससे पानी डिटॉक्सिफाई होता था। हम लोग भी अगर रात को कॉपर के वेसल में पानी भर के रखें और सुबह उसको अगर पिए, तो हमारी बॉडी में भी काफी इससे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। चलिए खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। तो कॉपर वेसल्स जो होते हैं उनके ऊपर कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की एक लेयर जो है जम जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। बच्चों जैसे आयरन में जो रस्टिंग होती है, आयरन में जो कोरोजन होता है, उससे ब्राउन कलर की लेयर आती है, इसी तरह कॉपर मेटल की जब कोरोजन होता है कॉपर मेटल में, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर जमती है। अब ध्यान ये रखना है कि बच्चों कॉपर मेटल का कोरोजन ऑक्सीजन से नहीं होता है, ठीक है, अकेले ऑक्सीजन से और इससे नहीं होगा। इसमें जो कॉपर मेटल का जो कोरोजन है, जरा देखो, ये कॉपर हो गया, मैंने लिख दिया O2 और मैंने लिख दिया H2O, इसका मतलब ये हो गया मॉइस्ट एयर। तो इतने से नहीं होगा, आपने ऑब्जर्व भी की होगी ये चीज, जितनी जल्दी आयरन का कोरोजन होता है उतनी जल्दी कॉपर का नहीं होता है, क्योंकि कॉपर का सिर्फ इन दो चीजों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक तीसरी गैस भी चाहिए। वो कौन सी है? CO2। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी, ये तीनों चीजों की कंडीशन बनेगी, तब कहीं जाके कॉपर का कोरोजन होगा। और जब कॉपर का कोरोजन होगा तो एक चीज बनेगी, यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये तो हो गया CuCO3, ये तो कॉपर कार्बोनेट हो गया बच्चों। अब इसके साथ डॉट लगा के मैं एक चीज और लिख रहा हूं, CuOH होल ट्वाइस,
ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है जो कि बेसिक होता है। अब इस टाइप का जो फॉर्मूला है शायद आपने पहली बार देखा हो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे कि ऐसे फॉर्मूले कैसे बनते हैं। लेकिन फिलहाल आप इसको याद करेंगे, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, इसका मतलब हो गया, इस फॉर्मूले का नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यह है आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, और यही हमें कॉपर के ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर के रूप में दिखता है, और हम कहते हैं कि कॉपर का कोरोजन हो गया। अब क्योंकि ये बेसिक है बच्चों, तो इसको हटाने के लिए हमें कोई एसिडिक चीज जो है अगर इसके ऊपर रब कर दें तो ये अपना हट जाता है ये लेयर। आपने देखा होगा कॉपर के वेसल को साफ करने के लिए आप लोग जैसे पीताम्बरी जो पाउडर आता है वो एसिडिक होता है, या कभी कभी लेमन जूस जो होता है उसको हम अगर रब कर दें इसके ऊपर तो भी ये लेयर गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लेयर है बेसिक, और हमने बताया था बेस का अपोजिट कौन होता है? एसिड्स। और लेमन में क्या होता है? एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो अगर कोई एसिडिक चीज जो है इस लेयर के ऊपर लगा के रब कर दिया जाए उसको, तो ये लेयर गायब हो जाती है और हमारा वेसल पहले जैसा ही हो जाता है, चमकने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का साइंटिफिक रीजन होता है। अब तीसरी एक और मेटल मैं ले रहा हूं यहां पर, सिल्वर, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। तीसरा एग्जांपल, कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। बच्चों सिल्वर मेटल यानी कि चांदी, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि सिल्वर मेटल का कोरोजन काफी मुश्किल से होता है या आमतौर पर नहीं होता है। आपने देखा कि जैसे आयरन है, आयरन का तो रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है, उससे ज्यादा टाइम कौन लेता है? कॉपर। कॉपर की रस्टिंग देर में होती है, कोरोजन देर में होता है ना, काफी टाइम लग जाता है। और कॉपर से भी लॉन्ग लास्टिंग होता है सिल्वर। सिल्वर का कोरोजन आसानी से नहीं होता, लेकिन जब कोरोजन होता है तो सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो लेयर आती है वो ब्लैक कलर की आती है। आपने देखा होगा चांदी की जो ऑब्जेक्ट्स होती है, जैसे आपकी मम्मा वगैरह जो है ज्वेलरी पहनती हैं, कुछ पायल वगैरह चांदी की, है ना, बहुत से लोग रिंग्स वगैरह पहनते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद वो ब्लैक ब्लैक सी होने लगती हैं। इसका मतलब कोरोजन के बाद सिल्वर के ऊपर जो लेयर आती है वो ब्लैक कलर की आती है, और वो किसकी होती है अब आपको पता चलेगा, इससे पहले शायद आपको ना पता हो। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि सिल्वर के कोरोजन में ना तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ना CO2 की रिक्वायरमेंट है, ना H2O की रिक्वायरमेंट है। सिल्वर का कोरोजन इसीलिए देर में होता है क्योंकि सिल्वर के कोरोजन के लिए जो गैस रिक्वायर्ड है, जो गैस चाहिए, वो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में पाई जाती है। उस गैस का नाम है बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत ही कम परसेंटेज है। अगर हमारे पास सिल्वर का कोई ऑब्जेक्ट है और अगर इसकी रिएक्शन H2S से हो जाए, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। कहां से मिलेगी? फ्रॉम एयर, लेकिन हमने बताया बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होती है, बहुत कम अमाउंट में, इसलिए इसके कोरोजन भी बहुत धीरे, बहुत समय में हो पाता है। बनेगा क्या? Ag2S। Ag2S क्या है बच्चों? सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। और क्या बनेगा? H2 गैस, ठीक है। और ये कलर में कैसा होता है बच्चों? ब्लैक। तो चांदी की जो चीजें होती हैं, जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का एक्शन होता है तो सिल्वर जो है चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? सिल्वर सल्फाइड में, जो कि ब्लैक कलर की होती है, इसीलिए उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है। तो ये कुछ मेटल्स थी जिनका मैंने आपको कोरोजन बताया, ठीक है। अब एक चीज और देखें आप, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं। अभी तक आपको ये लग रहा होगा बच्चों कि जो कोरोजन है एक बहुत बेकार चीज है, कोरोजन से तो हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है। हमारा आयरन का ऑब्जेक्ट जो है वो ब्राउनिश लेयर उसके ऊपर जम जा रही है, धीरे धीरे क्या होता है वो बिल्कुल गल जाता है लोहा, बिल्कुल उसकी स्ट्रेंथ बेकार हो जाती है, वो बहुत कमजोर हो जाता है, और इस पर बहुत खर्चा करती है हमारी गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि आयरन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूज मेटल्स है ना, सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेटल्स में से एक है, और इवन एक क्या वो सबसे ज्यादा यूज होती है। आप जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हैं, ब्रिजेस देख रहे हैं, रेलवे के ट्रैक्स देख रहे हैं, आप जितने भी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, उनमें जो सरिया वगैरह पड़ रही है, सब कुछ आयरन का ही तो बना हुआ है। तो
ये तो खैर सरिया वगैरह तो हमारे बिल्डिंग्स के अंदर चलेगी, दीवारों के अंदर चलेगी, है ना। जो ओपन स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे आप जैसे बस की बॉडी की बात कर लें, कोई भी व्हीकल है उसकी बॉडी की बात कर लें, रेलवे के ब्रिजेस की बात कर लें, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन कह सकते हो वर्क हैं जहां पर हम लोग आयरन का यूज करते हैं, और हर साल उनमें से बहुत सारा हमें लोहा जो है रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि वो रस्टिंग की वजह से कमजोर पड़ जाता है और कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए गवर्नमेंट हर साल उस पर बहुत पैसे खर्च करती है। तो अब हमें लग रहा है कि कोरोजन तो बहुत बेकार चीज है, कोरोजन से तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मेटल्स के लिए कोरोजन बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम। स्पेशल केस एल्यूमिनियम का आप देखें, एल्यूमिनियम के लिए कोरोजन इज बेनिफिशियल, ठीक है, कोरोजन इसके लिए बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है, अगर ध्यान से देखें, देखो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम का कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने अभी अभी फ्रेशली कट किया है ये एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट, तो अभी ये बहुत शाइनी होगा, बहुत चमकदार होगा, और एल्यूमिनियम काफी रिएक्टिव मेटल है। जैसे ही उसकी रिएक्शन एटमॉस्फेयर की O2 से होगी, ये मान लीजिए ये ब्लू कलर की जो एरोज हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O2 को, ऑक्सीजन को। जैसे ही ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन होगी, फटाफट आप देखें यहां पर क्या होगा, एल्यूमिनियम की O2 से जब रिएक्शन होगी तो बन जाएगा Al2O3। क्या बन जाएगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और अब इस एल्यूमिनियम के वेसल के ऊपर या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाएगी। जैसे आयरन के ऊपर किसकी लेयर जमी थी, आयरन ऑक्साइड की। तो बच्चों को कोरोजन ही तो था, किसी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना कोरोजन ही तो है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एल्यूमिनियम का तो यहां पर कोरोजन हो गया, एल्यूमिनियम ने तुरंत किससे रिएक्शन कर ली, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से, और अपना ऑक्साइड बना लिया, इसका मतलब एल्यूमिनियम का कोरोजन हो गया। लेकिन बच्चों इससे फायदा क्या हुआ, इसके ऊपर जो ये लेयर जम गई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ये जो लेयर होती है ये प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा बच्चों, एक बार तो कोरोजन हो गया एल्यूमिनियम का, इससे थोड़ा सा नुकसान ये हुआ कि अब एल्यूमिनियम उतना ज्यादा शाइनी नहीं लगेगा जितना और पहले लग रहा था, ठीक है, थोड़ी सी इसकी शाइन में कमी आ जाएगी। लेकिन इससे फायदा बहुत हुआ, अब जो ये लेयर जम गई इसके ऊपर, ये एक तरीके से गार्ड का काम करेगी। और अब अगर O2 रिएक्शन करना चाहती है तो अब वो अंदर की फ्रेश एल्यूमिनियम तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि अब तो एल्यूमिनियम अंदर बच चुकी है, उसके ऊपर लेयर किसकी बन गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। समझ रहे ना, एल्यूमिनियम का जो मेन है ब्लॉक वो तो अंदर चला गया, ये ब्लैक वाला आप देख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो ब्लू लेयर है वो किसकी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब किसी ऑक्सीजन या किसी दूसरी गैस को अंदर जाने नहीं देगा, इसलिए फर्दर कोरोजन इसका जो है वो रुक जाएगा। आयरन की तरह नहीं कि वो लोहा गलता चला जा रहा है, गलता चला जा रहा है, और एक समय ऐसा आता है वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है, रस्ट ही रस्ट दिखाई पड़ती है, बस ब्राउन। इसमें ऐसा नहीं होता, एक बार कोरोजन हुआ, प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, अब इसका और ज्यादा कोरोजन होने से यही लेयर रोकेगी जो कोरोजन से बनी थी। इसीलिए मैंने कहा था कि कोरोजन इसके लिए कैसा होता है, बेनिफिशियल होता है। समझ आ रही बात, चलिए अब आगे चलते हैं। अब कोरोजन से बचने के कुछ मेथड्स हैं बच्चों, वो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि ये जो मेथड्स हैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में दोबारा से पढ़ने हैं, फिर भी मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, कौन कौन से मेथड्स हैं बच्चों, मैं शॉर्ट में ही इनको निपटा दे रहा हूं, क्योंकि हमें ये दोबारा पढ़ना है और अभी आपका चैप्टर ये ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा मैं, ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर है तो आराम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो सबसे पहला तरीका तो क्या है, ऑयलिंग या ग्रीसिंग। आपने देखा भी होगा जो मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, चाहे बाइक का मैकेनिक हो या फिर आप साइकिल की मैकेनिक की बात करें, वो अपने औजारों पर क्या करता है, ग्रीसिंग या थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देता है, इससे उनमें जंग नहीं लगती है। सीधी सी बात है, क्यों नहीं लगती है कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर जब ग्रीस या ऑयल लगा होगा तो मॉइस्चर उसके सरफेस तक पहुंचेगा। आपने देखा होगा कि कोई चीज चिकनी है उसके ऊपर पानी की बूंद डालो वो फिसल जाती है, वो आपने हैंड पे थोड़ा सा ऑयल लगा के देखना और फिर पानी की बूंद डाल के देखना, तो वो आपके हाथ को गीला नहीं कर पाएगी, वो फिसल के बाहर चली जाएगी, गिर जाएगी नीचे। ऐसे ही वहां होता है, मॉइस्चर अटैक नहीं कर पाता ऑयल या ग्रीस के होने से, ठीक है। टेम्परेरी मेथड है, हर चीज पर नहीं लगा सकते। दूसरा मेथड है पेंटिंग।
ठीक है। ऑयल पेंट से हम किसी चीज को पेंट करते हैं, जैसे आपने अपने घर की ग्रिल से अपने बाहर जो लोहे का गेट लगा होता है उसको पेंट कर देते हैं, या जो कह सकते हैं व्हीकल्स होते हैं उनकी बॉडी को पेंट कर दिया जाता है। आपकी साइकिल में जो कह सकते हो मेन फ्रेम होता है वो भी देखना पेंट है ना उसके ऊपर। तो ये भी एक मेथड है, पेंट लग गया उसके ऊपर तो मॉइस्चर अंदर नहीं जा पाएगा, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो रस्टिंग से बच जाएगी। लेकिन टेम्परेरी मेथड्स हैं। इसके बाद और भी मेथड्स हैं जो हमें रस्टिंग से बचा लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला जो मेथड है वो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन के सरफेस पर जिंक मेटल की कोटिंग कर देने से, ठीक है, आयरन जो है वो रस्टिंग से बच जाता है, क्योंकि जिंक जो है वो कोरोजन रेसिस्टेंट होती है। ये आपने कहाँ देखा होगा बच्चों, ये आपने मोस्टली देखा होगा जो आपने सरकारी हैंडपंप देखे हैं। सरकारी हैंडपंप का जो कलर है वो देखना, एक्चुअल में तो उसकी पूरी बॉडी आयरन की बनी होती है, लेकिन उसका कलर आयरन जैसा नहीं लगता, वो आपको थोड़ा अलग ही लगता है, व्हाइटिश ग्रे लगता है। उस पर जिंक की कोटिंग होती है, उसका जो हैंडल होता है इसको पकड़ के हम पानी निकालते हैं, वो सब जिंक की कोटिंग होती है उसके ऊपर, और इसीलिए उसके ऊपर जंग नहीं लगती। वो तो बेटा पानी में ही रहता है पूरे दिन, पानी तो निकलते ही उससे आसपास भी मॉइस्चर रहता होगा। तो ये डेफिनेशन भी याद कर लेना, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये काफी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद और भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ठीक है, ये लेकिन अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे बच्चों, ये हम अगले जो मेटल वाला चैप्टर है उसमें करेंगे। जैसे अभी हमने इस मेटल पर, आयरन मेटल पर जिंक की कोटिंग कर दी है तो गैल्वेनाइजेशन है। हम और भी कुछ मेटल्स की प्लेटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर लेयर बना सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा शाइनी लगे। जैसे आपने अपने वॉश बेसिन में या वॉशरूम में जो टैप्स लगे हुए उनके ऊपर देखना कितनी शाइन होती है, वो जो चीज है ना वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही बनी होती है। अंदर तो उसके ब्रास होता है, ऊपर क्रोमियम की या निकल की प्लेटिंग कर दी जाती है, इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ये एक काफी अच्छा मेथड है आज की डेट में, कोरोजन से ही बचाता है और उसकी ब्यूटी को भी बढ़ा देता है ऑब्जेक्ट की। तो हम इसको डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। और एक लास्ट मेथड इसमें बचता है, वो क्या है, मेकिंग एलॉयज, ठीक है, एलॉय बना देना। एलॉय क्या होता है, टू और मोर देन टू मेटल्स का एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो एलॉय कहलाता है। जैसे ब्रास है, कॉपर और जिंक को मिला के ब्रास बना दिया, कोरोजन नहीं होगा। लोहा होता है आयरन, आयरन में अगर हमने थोड़ा निकल और क्रोमियम मिला के दोबारा से लोहे को क्या कर दिया हमने, पहले तो क्या करा, लोहे को गला लो, बिल्कुल मेल्ट कर लो, उसमें क्रोमियम मिला दो, उसमें थोड़ी निकल मिला दो, परसेंटेज फिक्स होती है, हालांकि मैं उस पर भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो क्रोमियम और निकल मिलाने से जब दोबारा से ठंडा करके आप उस आयरन को कास्ट करेंगे तब उसकी शाइन काफी ज्यादा हो चुकी होगी, और जो नई चीज बनेगी उससे, उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इसका यूज बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, ब्लेड्स बनाने में और भी बहुत सारी चीजों में होता है स्टेनलेस स्टील का यूज। उसमें जंग नहीं लगती बच्चों, क्योंकि वो एक एलॉय है, अब वो कोरोजन के प्रति हाईली रेसिस्टेंट हो चुकी है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोजन। ये आपने कोरोजन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब दूसरा जो मैंने इफेक्ट बताया था उसके बारे में आते हैं, जरा बात कर लेते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या था, रेंसिडिटी। अब बच्चों रेंसिडिटी क्या है, ठीक है, तो रेंसिडिटी को भी मैं डिफाइन कर रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं क्या है रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स या फैट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स resulting into foul smell and bad taste is called rancid, ठीक है। समझ में आ रही डेफिनेशन। देखो बच्चों, होता क्या है कि हम लोग जो फूड आइटम्स यूज करते हैं, काफी सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्राई करते हैं किसी ऑयल में या फैट में, ठीक है। जैसे चिप्स वगैरह हो गए और भी बहुत सारी चीजें हो गई जो ऑयल में बनाए जाते हैं मेनली। अब ये समझिए, ऑयल एक्चुअल में होता क्या है, ऑयल जो है फैटी एसिड्स होते हैं बच्चों।
ऑयल जो है केमिस्ट्री की भाषा में उनको क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स या फैट्स कहते हैं उनको। तो उनका ऑक्सीडेशन बड़ा जल्दी होता है, फैटी एसिड्स का या फैट्स का ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है। तो अगर कोई ऐसा फूड है जो काफी समय तक रखा रहे, थोड़ा सा वहां पर क्या हो, ऑक्सीजन वगैरह अगर उसको मिल जाए एटमॉस्फेयर से, और थोड़ा सा मॉइस्चर और थोड़ा सा कह सकते हो वार्मथ मिल जाए, गर्मी मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो ऑयल होता है उनमें प्रेजेंट फूड आइटम्स में, जो फैट प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज होने के बाद वहां पर कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, उनकी वेपर्स निकलती हैं, दिखाई नहीं पड़ती, वो स्मेल के रूप में फिर निकलती हैं, और वो स्मेल जो है काफी बेकार होती है, बहुत ही बैड ऑर्डर होती है उसकी। और फिर जब उसको खा के देखते हैं हम तो उसका टेस्ट भी बहुत बेकार हो जाता है, हम कहते हैं ये तो खाना खराब हो गया, ये चीज खराब हो गई, ठीक है। वही कंडीशन जो है क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है बच्चों। और ऐसी चीज को अगर हम खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेनली क्या हो रहा है रेंसिडिटी में, जो फ्राइड आइटम है, फूड आइटम्स, उनमें जो फैट या ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ऑक्सीडाइज होने से एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस वहां बन रहा होगा जिसकी स्मेल बहुत बेकार, और उससे टेस्ट जो है उस फूड आइटम का बहुत बेकार हो जा रहा है। इस वजह से उसको हम बोलते हैं रेंसिड फूड है, ये खराब हो गया है, और उसको खाना जो है प्रोहिबिटेड है, उसको नहीं खाना चाहिए। उसको खाने से हमें फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है, हमारे स्टमक में पेन वगैरह हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये तो हो गई बच्चों रेंसिडिटी, ठीक है। अब रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए, ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, बहुत सारे इसके कह सकते हो मेथड्स हैं रेंसिडिटी से बचने के। देखो रेंसिडिटी का मेन वो समझो पहले कॉज, फिर आप अपने आप समझ जाओगे कि इसके प्रिवेंशन के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। कॉज क्या है कि फूड आइटम्स में जो ऑयल या फैट प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, और इस वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और ऑक्सीडाइज होने से बैड उसका क्या आ रहा है, टेस्ट और फाउल स्मेल आ रही है। हमें उसका ऑक्सीडेशन रोकना है बच्चों। और ऑक्सीडेशन कैसे रोकेगा, हम उसकी रिएक्शन रोक दें ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसे रोकते हैं, या तो ऑक्सीजन ही हटा दें। जैसे मान लो पहला जो मेथड है इसमें वो क्या है, बाय पैकिंग फूड आइटम्स इन नाइट्रोजन इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। देखो जो फूड वाले जो आइटम्स, हमारे पैक्ड वाले आइटम्स आते हैं, जैसे कुरकुरे हो गया है ना, चिप्स हो गए, लेज वगैरह, इनमें क्या होता है, उनका जो पैकेट होता है उनके अंदर एयर भरी होती है। आपने देखा वो पैकेट को इतना फूला हुआ लगता है कि बहुत सारे चिप्स होंगे, लेकिन निकलते तो जरा से ही है, बाकी में क्या होता है, एयर होती है। अब हमें लगता है वो एयर होती है, लेकिन एक्चुअल में अगर एयर हो बच्चों तो एयर में तो ऑक्सीजन भी होगी, और ऑक्सीजन अगर होगी तो वो फूड आइटम अंदर ही अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो फैट या ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा और उसको रेंसिड कर देगा, खराब हो जाएगा। तो वो चिप्स के पैकेट 1 या 2 दिन ही चल पाएंगे, खराब हो जाएंगे, कंपनी को बहुत लॉस होगा। इसलिए वो कंपनी क्या करती है, उस पैकेट से एयर को रिप्लेस करके उसके अंदर क्या भर देती है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है काफी इनर्ट होती है, नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं करती, इसलिए वो फूड आइटम्स थोड़े लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, जल्दी खराब नहीं होते। दूसरा एक और मेथड है वैक्यूम पैकिंग। कभी कभी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जिनकी वैक्यूम पैकिंग की जाती है, मतलब उनकी पैकिंग के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी गैस रखते ही नहीं है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपने देखे होंगे, जैसे आप कैश्यू या फिर पिस्ता वगैरह लेके आएंगे तो उनका जो आप रेडीमेड पैकेट लेके आएंगे तो बिल्कुल ये लगता है कि जो उसका लेमिनेशन टाइप या पॉलीथीन है वो उसी के अंदर क्या होगी, चिपक गई है बिल्कुल उन ड्राई फ्रूट्स में, बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है, काफी हार्ड होती है। तो वो वैक्यूम पैकिंग होती है, ठीक है। कभी आप मार्केट से खरीद के लाना ड्राई फ्रूट्स वगैरह रेडीमेड जो पैक्ड कंडीशन में आते हैं, उनकी वैक्यूम पैकिंग करी जाती है ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि उनके अंदर तो ऑयल प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, भले वो फ्राई ना करे जाएं, लेकिन सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, ऑयल प्रेजेंट होता है, चाहे वो आलमंड्स हो, चाहे वो कैश्यू हो, कुछ भी हो। तो वैक्यूम पैकिंग हो गई, ठीक है। एक और मेथड है जो घरेलू पर्पज से है, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज से है, रेफ्रिजरेशन। फूड आइटम को रेफ्रिजरेटेड करके रख दीजिए, ठीक है, फ्रीज में रख दीजिए, टेम्परेचर कम रहता है। तो टेम्परेचर कम होने से बच्चों ऐसा नहीं कि रिएक्शन होगी नहीं, लेकिन उसकी रेट बहुत स्लो हो जाती है।
टेम्परेचर कम करने से जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है कंपाउंड्स की बहुत कम हो जाती है, और कम होने से उनका रिएक्शन करने का जो कह सकते हो जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी, इसलिए वो आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। और हमारा फूड आइटम जो एक ही दिन चलता है, 2 दिन चलता, अब वो थोड़े और दिन हम उसको रख के खा सकते हैं। ये रेफ्रिजरेशन का फायदा है, ठीक है कि नहीं। बहुत सारी चीजें आती हैं। और एक सबसे कारगर तरीका क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। बच्चों एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर हम किसी फूड आइटम में मिला दें तो उन फूड आइटम के टेस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ना हमें मालूम पड़ेगा कि उसमें कुछ मिलाया गया है। लेकिन उनका एक बहुत अच्छा काम ये है कि वो उसका ऑक्सीडेशन क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट नाम से पता चल रहा है जो ऑक्सीडेशन को होने से रोक दे। तो ऐसे जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो किसी सब्सटेंस में मिला दें, किसी फूड आइटम में मिला दें, उसका ऑक्सीडेशन होने से ये बचा लेते हैं, समझ रहे हैं, उन्हीं को हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो मोस्टली जो रेडीमेड फूड आइटम्स हैं, जो पैक्ड फूड आइटम्स हैं, उनमें किसी ना किसी तरह का एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। और इंडस्ट्रियल, अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पज से बात करें तो इन फूड आइटम, इन एंटीऑक्सीडेंट्स का एक अपना एक कोड होता है, एक नंबर होता है। आप किसी फूड आइटम का पैकेट लेना और उसके पीछे देखना, तो इनमें से कोई ना कोई आपको मिलेगा। कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं बच्चों, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके। सम कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स। पहला एंटीऑक्सीडेंट है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहा जाता है, आप ध्यान रखें। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ये शायद आपको ना पता हो, तो अब आप जान गए होंगे। विटामिन सी तो जरूर सुना होगा आपने, लेकिन आपने ये शायद ना सुना हो कि विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये कई सारे फूड आइटम्स में एन एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, जिससे रेसिडिटी की प्रॉब्लम जो है काफी हद तक कम हो जाती है। दूसरा है इसमें टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है केमिकल नेम है एक और विटामिन का, विटामिन ई का, ठीक है। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, ठीक। ये भी आपका एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मिलाया जाता है। इसके बाद एक और सब्सटेंस है जिसको शॉर्ट में कहा जाता है VHT। VHT फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा यूज होने वाला एंटीऑक्सीडेंट है ये, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BHT। कई जगह आपको BHT लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा 4th नंबर पर आता है BHA। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल यानी BHA, ये भी एक काफी ज्यादा यूज होने वाला एंटीऑक्सीडेंट है जो मोस्टली फूड आइटम्स में मिला हुआ आता है। आप पैकेट के पीछे देखेंगे तो आपको हो सकता है लिखा हुआ देखे उसके इंग्रेडिएंट्स वाली जगह पर, ठीक है। अब इनके कुछ यूनिक कोड होते हैं बच्चों, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप अगर BHA की बात करूं मैं, तो BHA जो है इसका यूनिक कोड होता है E320, ठीक है, BHA का। और जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन है इसका होता है E321। ये इनके इंडस्ट्रियल कोड है बच्चों। इसके अलावा जो आपका टोकोफेरॉल है इसका होता है E306, ठीक है।
और जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है इसका मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं यहाँ पर AE300 90% शायद E300 होता है। अगर कोई करेक्शन होगा तो मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा कि इसका इंडस्ट्रियल कोड क्या है, ठीक है। बाकी आप याद कर सकते हैं 90% तो E300 ही होगा, लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पर, कोई भी दिक्कत लगती है तो मैं अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे अभी आपने बोला था ये लास्ट लेक्चर है तो अगले लेक्चर में आप कैसे करेंगे। बच्चों एक चीज बता दूं आपको, ये तो मेरा चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। अभी हम क्या करेंगे, इस लेक्चर के बाद आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उस एनसीईआरटी एक्सरसाइज को भी हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको ऐसा लगे कि जैसे आपकी जो कोचिंग्स हैं, आपका जो स्कूल है वो नॉर्मली चल रहा है और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी जो है रुकनी नहीं चाहिए। तो ये आपका आज का लास्ट लेक्चर हो गया इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज या इंटेक्स जो भी क्वेश्चन, जिस टाइप के भी क्वेश्चन वहां पर होंगे, हम उनको एक बार डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस आपके मन में हो, कोई डाउट हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन मैं, ठीक है, आगे दे दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।